दोस्तों, आज रात की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक ऐसे आदमी की ज़िंदगी से जिसकी एम्बिशंस तो बड़ी थी, मगर किस्मत के खेल में उसके साथ एक अजीब सा समझौता जुड़ा हुआ था। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर सच में आपको ये काम अच्छा लगता है, और कमेंट में लिखना कि आप कहाँ से देख रहे हो और अभी आपके यहाँ कितने बजे हैं। ये जानना हमेशा अच्छा लगता है कि कौन-कौन से शहरों और देशों से लोग इस सफ़र का हिस्सा बन रहे हैं। अब लाइट धीमी कर दो, पंखे की हल्की सी आवाज़ को बैकग्राउंड म्यूजिक बना लो और धीरे धीरे कहानी में उतरते हैं। आपका जन्म होता है एक ऐसे छोटे से गांव में जो बीजिंग से इतना दूर है कि नक्शे भी उसे नाम देने से कतराते हैं। मिट्टी भरी पगडंडियाँ, यहाँ वहाँ घूमते मुर्गे और बुजुर्ग जो बादलों से शिकायत करते रहते हैं। आपके परिवार के पास न खेत है, न पशु, न दौलत, बस एक कटोरा, 2 चॉपस्टिक और थोड़ा सा संदेह कि खुशी नाम की चीज़ असली भी होती है या नहीं। पिता खेती करते हैं, माँ भी खेती करती हैं, लेकिन माँ के हिस्से में ज़्यादा डांट और कम आराम है। आप घर के तीसरे बेटे हो और तीसरा बेटा होना वैसा ही है जैसे घर में एक्स्ट्रा सामान रखा हो। ज़रूरत पड़ी तो याद किया जाएगा, वरना कोई पूछेगा भी नहीं। आपका नाम तुरंत नहीं रखा जाता क्योंकि नामकरण पर भी खर्चा होता है। तब तक सब आपको छोटा तीसरा कहकर बुलाते हैं। आपके बड़े भाइयों के नाम भी बड़े अजीब हैं। एक का नाम बैल, दूसरे का नाम सुअर, यानी परिवार में शायरी का टैलेंट कभी पैदा ही नहीं हुआ। जिंदगी की रफ्तार बहुत सीधी है, कभी बत्तखों के पीछे भागना, कभी थोड़ा सा चावल मिल जाए तो उसे खाना, और बहुत जल्दी ये समझ जाना कि दुनिया आपके लिए नहीं रुकी है। घर छोटा सा है जिसमें भरे रहते हैं रिश्तेदार और उम्मीदें। इस गांव में लोग सपनों पर बात नहीं करते, बस मौसम और सब्जियों की कीमत पर चर्चा होती है। गांव में एक ही पढ़ा लिखा आदमी है, एक बकरी है और ढेर सारी अफवाहें। उन्हीं अफवाहों में एक जगह का जिक्र आता है, फोरबिडन सिटी। कहते हैं वो जगह इतनी बड़ी है कि वहाँ अपनी ही दुनिया बसती है। सोना, रहस्य और ऐसे लोग जो कभी खेतों में काम नहीं करते। आप ये कहानी सुनते हो और सोचते हो कैसा होगा वो पीली छतों वाला महल। फिर आता है सूखे का साल, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, नदी का पानी सूखने लगता है। पिता आपको उस नज़र से देखने लगते हैं जैसे दुकानदार किसी अनबिके सामान को देखता है। आप पानी डो सकते हो, काम कर सकते हो, लेकिन सवाल पूछने के लिए अभी छोटे हो। और तभी गांव में आता है एक अजनबी, मुलायम कपड़े, चमकते जूते, नाजुक हाथ, जिन्होंने शायद सालों से मिट्टी छुई भी नहीं। वो कहता है कि वो आपके लिए भविष्य बना सकता है। माँ बाप चुपचाप हाँ में हाँ मिलाते हैं। आप सोचते हो शायद पढ़ने भेजा जाएगा, शायद साधु बन जाओगे, शायद ये जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो। जैसे कहानियों में सबसे छोटा बेटा अचानक हीरो बन जाता है। उस रात माँ आपको कसकर गले लगाती हैं, जैसे छोड़ना नहीं चाहती हो। पिता आपकी आंखों में नहीं देखते और अगले दिन आप गांव से निकल जाते हो, एक छोटे से थैले और भारी मन के साथ। मन में उम्मीद रहती है कि शायद जिंदगी अब बदल जाएगी। आखिरकार राजधानी जा रहे हो, ऊंची दीवारें, नए कपड़े, नया जीवन। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि असली कहानी अभी शुरू हुई है। वहाँ सिर्फ काम नहीं है, वहाँ एक चाकू है, वहाँ एक ऐसा बदलाव है जो आपके खून और आपके पूरे भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा, और उस बदलाव की गूंज आपकी आवाज़ तक में सुनाई देगी। क्या सोचा था कि बड़े होने की बातें प्यूबर्टी पर होंगी? शायद कोई बूढ़ा चाचा आपको किनारे ले जाकर ज़मीन पर थूक कर औरतों, शराब और बकरियों पर कुछ उलझी सी सलाह देगा। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है उसमें सामने खड़ा है एक सख्त आदमी, आधिकारिक कपड़ों में, और उसके हाथ में है एक मोटा सा स्क्रॉल जिस पर लाल मोहरों की भीड़ लगी है। आप राजधानी में आ चुके हो। फोरबिडन सिटी दूर से ऐसे चमकता है जैसे कोई सुनहरी तृष्णा, लेकिन आप वहाँ अभी नहीं पहुँचे। पहले आपको रखा गया है एक तरह के होल्डिंग सेंटर में, आधा अनाथालय, आधा बैरक और आधा डरावना इंतजार कक्ष। चारों तरफ आपके जैसे और भी लड़के बैठे हैं, सब चुप, सब उलझन में, और सबको इस बात का अंदाजा है कि आगे कुछ आसान नहीं होने वाला। फिर आता है समझाने वाला, एक मध्यम उम्र का हिजड़ा जिसकी आवाज़ इतनी ऊंची है कि चिड़ियों को भगा दे, और चेहरा ऐसा जैसे हमेशा नाराज हो। उसके हाव भाव से साफ है कि उसने वो सब सहा है जिसे याद करना भी दर्द है। वो शुरू करता है, बच्चों, तुम्हें सेवा के लिए चुना गया है। सुनने में अच्छा लगता है जैसे कोई सम्मान हो। फिर वो कहता है, तुम्हें शुद्ध किया जाएगा। बस यहीं से माहौल बदल जाता है। नन कोई डायग्राम, नन कोई इशारे किनारे, बस ठंडी बेरहम सच्चाई।
बताया जाता है कि ये प्रक्रिया ज़रूरी है, तुम्हारे लिए भी और साम्राज्य की सुरक्षा के लिए भी। कहा जाता है कि सम्राट का हरम पवित्र है और जो पुरुष अभी अधूरे नहीं हुए वो खतरा माने जाते हैं। एक लड़का वहीं बेहोश हो जाता है, दूसरा भागने की कोशिश करता है, लेकिन आंगन से बाहर निकलने से पहले ही 2 पहरेदार उसे ऐसे रोकते हैं जैसे ये जगह लोकतंत्र न हो। तुम सुनने की कोशिश करते हो, मगर कानों में सिर्फ एक शब्द गूंजता है, पूरी तरह हटाना। फिर बताया जाता है कि इसके बाद एक छोटा सा बर्तन तुम्हें मिलेगा जिसमें वो हिस्सा रखा जाएगा, जैसे कोई अभिशप्त निशानी। कुछ लोग उसे दफना देते हैं, कुछ पूजा करते हैं और कुछ नदी में बहाकर फिर कभी उसका नाम नहीं लेते। ये बातचीत खत्म होती है इस याद दिलाने के साथ कि ये एक सम्मानजनक रास्ते की शुरुआत है। बहुत महान रास्ता तुम्हें काटा जाएगा, साफ किया जाएगा और फिर भेजा जाएगा सबसे शक्तिशाली आदमी की सेवा करने। बस फर्क यह है कि महल की जिंदगी का कोई सुख तुम कभी महसूस नहीं कर पाओगे। प्रक्रिया का दिन कोई तय नहीं होता, बस अचानक नाम पुकारा जाता है। एक पल पहले तुम सूखी रोटी चबा रहे होते हो, दूसरे पल 2 सहायक तुम्हें उस कमरे की ओर ले जाते हैं जहां हल्की सी सिरका जैसी गंध है, डर की गंध है और अधूरे सपनों की। कमरा साफ है, यही पहली चेतावनी है। वहाँ एक नीची मेज, एक तांबे का कटोरा, कुछ कपड़े और एक बूढ़ा आदमी है। वही सर्जन है, हालांकि कोई उसे इस नाम से नहीं बुलाता। वो खुद का परिचय नहीं देता, न ये पूछता है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। बस एक नज़र डालता है, जैसे कोई कसाई कमज़ोर जानवर को देखता है। तुम्हें कड़वी हर्बल चाय दी जाती है, कहते हैं इससे आत्मा शांत होगी, लेकिन ये आत्मा को और बेचैन कर देती है। फिर सब धुंधला हो जाता है, कपड़े का टुकड़ा मुंह में, गरम सिंक और फिर वो पल, एक झटका और अचानक कुछ खालीपन। ये सब मिनटों में हो जाता है, लेकिन असर हमेशा के लिए। तुम्हें एक छोटा सिरेमिक बर्तन दिया जाता है जिस पर कपड़ा लिपटा होता है। कोई नहीं बताता इसका क्या करना है। तुम उसे घूरते हो और सोचते हो कि इतनी छोटी चीज़ किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी का मूल्य कैसे बन सकती है। रिकवरी और मुश्किल है, कई दिन तक करवट लेकर पड़े रहना, खाने में बस बेस्वाद खिचड़ी। बड़े हिजड़े तुम्हें मजाक सुनाते हैं, लेकिन उन पर हंसी नहीं आती। तुम मुस्कुराने का नाटक करते हो क्योंकि उदासी जताना और भी थका देता है। धीरे धीरे दर्द कम होता है, तुम फिर उठकर खड़े होते हो, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। तुमने कीमत चुका दी है। अब तुम गांव का लड़का नहीं हो, अब तुम महल का हिजड़ा बनने की राह पर हो। बधाई हो, तुम्हें काटा गया, सील किया गया और अब आधिकारिक रूप से उस संस्था में दाखिल कर लिया गया है जिसे लोग कहते हैं इन हिजड़ा अकादमी। ये कोई स्कूल नहीं है, यहाँ ना टीचर है न ग्रुप फोटो, बस स्क्रॉल, नियम और ऐसे चेहरे जो 20 साल से सिर्फ कर्तव्य और निराशा खाते आए हों। तुम्हारे साथ ही सब अलग अलग में से गुजरते लड़के भूत जैसे चलते हैं, भूत जैसे चुराता नहीं, कोई मजाक नहीं करता। कभी कोई माँ को पुकारता है पर जवाब नहीं आता। पहला सबक है चुप रहना, कब बोलना है, कैसे झुकना है, कहाँ नजरें झुकानी है, सब सिखाया जाता है। महल गलती बर्दाश्त नहीं करता। हमारी अहमियत अब इस बात पर टिकी है कि तुम कितने अदृश्य हो सकते हो। फिर आता है चलना सीखने का सबक। पता चलता है अब तुम जिंदगी भर गलत चले थे। फोर्बिडन सिटी में चलना भी एक कला है, न ज़्यादा तेज न ज़्यादा धीमा, और जूते से आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसके बाद लिखना पढ़ना। सुंदर लिखावट सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि ये साबित करना है कि तुम महल के कागज संभालने लायक हो। और फिर शिष्टाचार, झुककर प्रणाम करना, बड़ों को, ऊंचे पद वालों को, यहाँ तक कि दूसरे हिजड़ों को भी। इतनी बार झुकना कि बातचीत भी कमर झुकाकर हो। तुम्हें चेतावनी दी जाती है, कभी भी सम्राट या महारानी को सीधे मत देखना जब तक आदेश न मिले, और अगर गलती से भी किसी उपपत्नी की ओर घूर लिया तो अगले दिन खुद को शौचालय की ड्यूटी पर पा सकते हो। यहाँ ग्रेजुएशन का कोई समारोह नहीं होता, बस एक दिन गुरु कह देता है अब तुम तैयार हो, इतनी ठंडी आवाज़ में जैसे गोभी की फसल की घोषणा कर रहा हो, और बस तुम्हारा नाम उस लिस्ट में दर्ज हो जाता है, उन हिजड़ों की लिस्ट में जिन्हें फोर्बिडन सिटी के भीतर सेवा करने का अधिकार है। लाल दीवारों के उस सुनहरे पिंजरे के दरवाजे अब तुम्हारे लिए खुल चुके हैं, तुमने नियम सीख लिए हैं। अब असली सेवा शुरू होती है। फोर्बिडन सिटी कोई साधारण महल नहीं है, ये पूरा एक भूल भुलाया है। लाल दीवारें, सुनहरी छतें, इतने बड़े आंगन कि उनमें अलग मौसम जैसा लगे,
और इतनी गहरी खामोशी कि तुम्हारी आत्मा की आवाज़ सुनाई दे। जैसे ही तुम दरवाज़ा पार करते हो, खुद को बहुत छोटा महसूस करते हो, जैसे शाही भोज में रखा एक छोटा पकवान। न कोई स्वागत, न कोई गाइड, बस तुम्हारा हैंडलर, एक वरिष्ठ हिजड़ा जिसका स्वभाव ऐसा है जैसे कोई सख्त चायदान। साथ रहो और बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है। तुम पीछे से भागते हुए उसके साथ कदम मिलाने की कोशिश करते हो। पहला आंगन ही इतना बड़ा है कि वहाँ बगावत खड़ी की जा सके, और फिर भी चाय पानी के लिए जगह पर कोई ये न सुन ले कि तुम्हारे जूते हल्का सा चरमराते हैं। चरमराहट का मतलब है असफलता, और तुम्हें पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है। चलते हुए तुम्हारी आंखों पर हमले होते हैं। रानियां ऐसे फिसलती हुई गुजरती हैं जैसे चलती फिरती पेंटिंग हो। विद्वान चावल के बंटवारे पर बड़बड़ाते हुए, और पहरेदार ऐसे घूरते हैं जैसे तुम पहले ही कुछ तोड़ फोड़ चुके हो। फिर आता है तुम्हारा पहला काम, साहित्य सभा का हॉल साफ करना। सुनने में आसान, करने में खतरनाक, क्योंकि धूल का मतलब यहाँ है सोने की परत के बुरादे, कबूतरों के पंख और 10 पीढ़ियों के सम्राटों की खामोश निगरानी। तुम्हें चाड़न पकड़ाई जाती है और चेतावनी दी जाती है, छींकना मत। चमचमाती फर्श पर तुम्हारा नया हेयरकट निर्दयता से तुम्हें ही वापस घूर रहा है। बीच काम में एक रईस टहलता हुआ आ जाता है। तुम जम जाते हो। न झुकना मतलब टॉयलेट साफ करने का काम। गलत रंग से झुकना मतलब टॉयलेट एक नम्र लेकिन स्मार्ट झुकाव दिखाते हो। वो देखता भी नहीं और तुम 1 घंटे और जिंदा रहते हो। दोपहर का खाना सन्नाटे में होता है। गुनगुना कांजी और अचार की रहस्यमयी थाली। तुम जल्दी जल्दी खा लेते हो, क्योंकि यहाँ खाने से ज़्यादा ज़रूरी है शिष्टाचार। सूरज डूबते डूबते तुम्हारी टांगें दर्द से भर जाती हैं, कमर झुककर अटक जाती है, और झुकते झुकते तुम्हारी रीढ़ अब आदेश पर मुड़ने लगी है। लेकिन तुमने पहला दिन काट लिया। न कोई गिरफ्तारी, न कोई गलती, न जूतों की आवाज़। अब तुम आधिकारिक तौर पर अंदर हो। ये फुसफुसाटो, रेशम और रहस्यों का महल तुम्हें नोटिस करना शुरू कर चुका है। साफ कह ले, फॉरबिडन सिटी में हर किसी की रैंक है, हिजड़े, रानियां, अधिकारी, यहाँ तक कि सम्राट के तालाब की बत्तखें भी। फर्क बस इतना है कि बत्तखों को परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम्हारी रैंक, नया लड़का जो शायद अभी भी रात में रोता है। तुम सबके जूनियर हो, यहाँ तक कि वो हिजड़ा भी जो कबूतरों से बातें करता है और कभी कभी भूल जाता है कि वो कहाँ रहता है। नियम किताब में नहीं लिखे, लेकिन हवा से सोखने पड़ते हैं। जल्दी समझ आ जाता है। चमकीले कपड़े वाला पहले कान झीलेगा, कढ़ाई वाले जूते वाला किसी बड़े कमरे तक पहुँच का मालिक है। जो लोग धीरे धीरे चलते हैं खतरनाक है, उनकी आंखों में मत देखना। विभागों में भी रैंकिंग है। धोबी हिजड़े सबसे नीचे, हमेशा गीले। रसोई हिजड़े थोड़ा ऊपर, बत्तख की चर्बी की खुशबू और बचा खुचा खाने का हक। लेखागार वाले लेकिन बोरिंग। और सबसे ऊंचे अंदरूनी दरबार के हिजड़े जो सम्राट के कान में फुसफुसाते हैं और हर चीज़ पर हल्की सी उबलिए खड़े रहते हैं। तुम अभी सिर्फ झाड़ू, दौड़ धूप और सवाल न पूछने वाले काम पर हो। कभी कभी अफवाहें उड़ती हैं, कोई साथी सम्राट की सेवा तक पहुंच गया, कोई ग्रैंड हिजड़े के पास तैनात हो गया, और कोई बेचारा सूप गिरा देने की वजह से अस्तबल भेज दिया गया। लेकिन तुम टिके रहते हो। पहला हफ्ता बिना किसी स्कैंडल के काटते हो, चेहरों को पहचान लेते हो, रास्तों को याद कर लेते हो, और झुकने की परफेक्ट पछतावे वाली डिग्री तक सीख लेते हो। तुम्हारी रैंक अभी नीचे है, लेकिन तुम सीख रहे हो, और फॉरबिडन सिटी में जान ही ताकत है, चाहे वो अधूरों के बीच ही क्यों न हो। फिर आता है बड़ा पल। तुम्हें बुलाया जाता है, खुद स्वर्गपुत्र। आई सुअर को देख रहा था, थोड़ा निराश। फिर आती है चाय, कड़वी जड़ी बूटियों का काढ़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि आत्मा को शांत करता है, लेकिन इसके उल्ट तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। तुम्हारे दिमाग की दीवारों पर चक्कर काट रही है, चीख रही है। आगे की बातें धुंधली हैं, आधा झटके की वजह से, आधा इसलिए कि तुम्हारा दिमाग अस्थाई छुट्टी पर चला गया। एक कपड़े की पट्टी, गर्म सेंक, और फिर वो पल। एक कट, एक चटका, और फिर अनुपस्थिति। चीखना बेकार है और ऊपर से अशोभनीय भी। तुम नाक से सांस लेते हो और मेज को ऐसे पकड़ते हो जैसे डूबते जहाज की आखिरी लकड़ी हो। सब कुछ चंद मिनटों में खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी गूंज हमेशा रहती है। तुम्हें एक छोटा सा सिरेमिक का डिब्बा दिया जाता है, नाजुक कपड़े में लिपटा हुआ।
कोई ये नहीं बताता कि इसके साथ करना क्या है। कुछ लोग इसे दफनाते हैं, कुछ पूजा करते हैं और कुछ सीधे नदी में फेंक कर कभी उसका जिक्र नहीं करते। तुम बस उसे घूरते रहते हो और सोचते हो, इतनी छोटी चीज़ ही तो थी महल में दाखिले का मूली। रिकवरी और कठिन है, दिनों तक करवट लेकर पड़े रहते हो, खाने में सिर्फ बेस्वाद खिचड़ी, मानो जिंदगी से मज़ा छीन लिया गया हो। बुजुर्ग हिजड़े तुम्हें बेहूदे चुटकुले और नकली किस्से सुनाते हैं। तुम मुस्कुराने का नाटक करते हो क्योंकि मुंह बनाना और दर्द देता है। धीरे धीरे पीड़ा कम होती है, तुम खड़े होने लगते हो, लेकिन सब कुछ बदल चुका है। सिर्फ शरीर नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान भी। तुमने कीमत चुका दी है, दरवाजा पार कर लिया है। अब तुम गांव का लड़का नहीं रहे, अब तुम एक हिजड़ा बनने की राह पर हो। बधाई हो, तुम काटे जा चुके हो, दर्ज किए जा चुके हो और आधिकारिक तौर पर साम्राज्य की सबसे विशेष लेकिन सबसे कम ईर्ष्या योग्य संस्था हिजड़ा अकादमी में दाखिल हो चुके हो। ये अकादमी स्कूल जैसी नहीं है, न मासूम शिक्षक न ग्रुप फोटो, बस ढेरों नियम, पुराने स्क्रॉल और वो लोग जिनके चेहरे पर 20 साल से सिर्फ कर्तव्य और निराशा का स्वाद है। तुम्हारे सहपाठी अलग अलग स्तर के आहत झेलते लड़के भूतों की तरह इधर उधर डोलते हैं। कोई मुस्कुराता नहीं, कोई मजाक नहीं करता। कभी कभी कोई मांग को पुकार लेता है, जवाब नहीं मिलता। पहला सबक, चुप्पी। तुम सीखते हो कम बोलना, सही ढंग से झुकना और नज़र हमेशा नीचे रखना। महल गलतियां माफ़ नहीं करता, खासकर उनसे जो अब पुरुष कहलाने की सीमा में भी नहीं आते। तुम्हारी उपयोगिता सिर्फ एक बात पर टिकती है, गायब रहो जब तक तुम्हें ज़रूरत न पड़े। फिर आती है चलने की क्लास। लगता है अब तक तुम पूरी ज़िंदगी गलत चलते रहे हो। सिखाया जाता है न तेज़ न बहुत धीमे, और जूतों से कभी आवाज़ नहीं। मास्टर ऑफ वॉकिंग छोटा सा हिजड़ा है, बादल सा तैरता हुआ, लेकिन स्वभाव उतना ही ठंडा जितना टैक्स इंस्पेक्टर। फिर आती है लिखने पढ़ने की शिक्षा। कैलीग्राफी का मतलब सिर्फ सुंदर अक्षर नहीं है, ये साबित करना है कि तुम इतने सभ्य हो कि महल के दस्तावेज संभाल सको बिना गलती से कोई युद्ध छेड़े। और फिर शिष्टाचार, रईसों को झुकना, वरिष्ठों को झुकना, दूसरे हिजड़ों को झुकना, इतना झुकना कि बातचीत कमर से ही होती है। चेतावनी दी जाती है, सम्राट या महारानी की आंखों में मत देखना, और अगर किसी उपपत्नी की तरफ नज़र डाल ली तो अगली ड्यूटी शौचालय की सफाई हो सकती है। यहाँ ग्रेजुएशन का कोई उत्सव नहीं, कोई डिग्री नहीं, बस एक दिन गुरु कह देता है तैयार हो, इतनी बेरुखी से जैसे पत्ता गोभी की कटाई का ऐलान किया हो, और तुम्हारा नाम जुड़ जाता है उस सूची में। जो हिजड़े अब काबिल है फॉरबिडन सिटी की दहलीज पार करने के, वो लाल दीवारों के पीछे की दुनिया, गिल्टेड पिंजरा, साम्राज्य का प्रेशर कुकर। तुम पहली परीक्षा पास कर चुके हो। मध्यकालीन किले का मनोरंजन। मध्यकालीन किलों में मनोरंजन केवल खेल या हंसी मजाक नहीं था, बल्कि सत्ता, प्रतिष्ठा और जीवन के गहरे अर्थों से जुड़ा हुआ प्रदर्शन था। कभी कभी ये खेल साधारण लगते थे, पर उनके पीछे छिपा रहता था वास्तविक खतरा। योद्धाओं के बीच हुए टूर्नामेंट्स अक्सर खून, चोट और कभी कभी मौत तक ले आते, लेकिन यही जोखिम उन्हें और भी रोमांचक बना देता। जब किसी प्रभु का योद्धा मैदान से विजयी लौटता, तो यह केवल उसकी जीत नहीं होती, यह उस प्रभु की इज्जत और सम्मान का बचाव माना जाता। इन प्रतियोगिताओं में युद्ध के साथ साथ एक उत्सव का माहौल भी होता। किले की बुर्जियों पर झंडे लहराते, तुरहियां गूंजती और दरबार की महिलाएं अपने पसंदीदा योद्धाओं को प्रतीक स्वरूप रिबन, स्कार्फ या कोई चिन्ह भेंट करती। इन उपहारों को योद्धा अपने भाले या हेलमेट पर बांध लेते। रक्त और पसीने से भीगा युद्ध तब अचानक मोहब्बत और वफादारी की अभिव्यक्ति में बदल जाता। किसी किले के लिए टूर्नामेंट सिर्फ तमाशा नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी था। यह साबित करता कि मेजबान प्रभु कितना धनवान है, क्योंकि केवल अमीर ही इतनी भव्यता जुटा सकते थे। ये उसकी शक्ति भी दिखाता, क्योंकि दूर दूर से आए योद्धा उसके सामने लड़ने आते, और ये उसकी परिष्कृत समझ का प्रदर्शन भी था, जैसे युद्ध की हिंसा को एक व्यवस्थित खेल का रूप दिया गया हो। लेकिन केवल योद्धा ही नहीं, पूरे समाज को इन आयोजनों से सबक मिलता। शांति के दिनों में भी योद्धा यहाँ अपनी तलवार और भाले का अभ्यास करते, ताकि युद्ध का समय आने पर वे निडर रह सकें। और जब मैदान में लोहे की टकराहट थम जाती, तब किले की नज़रें आकाश की ओर उठ जाती। वहाँ उड़ान भरता था एक और शाही शौक, बाजबाजी।
बाजबाजी यानी फाल्कनरी मध्यकालीन प्रभुओं और रानियों के लिए केवल शिकार नहीं थी, ये एक कला थी, एक प्रतिष्ठा का प्रतीक और इंसान और प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रदर्शन। हर पक्षी एक दर्जे का संकेत था। सम्राट के हाथ पर चील, राजा के पास बर्फीले इलाके का बाज, रईसों के पास हॉक और निचले स्तर के लोगों के लिए केवल एक छोटा सा केस्ट्रल। अगर कोई अपनी हैसियत से ऊंचा पक्षी रखता तो ये उतनी ही बड़ी भूल मानी जाती जितनी किसी और के झंडे का इस्तेमाल करना। इन पक्षियों को प्रशिक्षित करना धैर्य और कौशल मांगता। किले के खास सेवक जिन्हें फाल्कनर कहा जाता था, उन्हें सीटी पर लौटना, दस्ताने पर बैठना और शिकार पर बिजली की तरह छपटना सिखाते। जब कोई बाज पंख समेटकर आकाश से सीधा नीचे गिरता और शिकार पर प्रहार करता तो यह न सिर्फ शिकार बल्कि सुंदरता और हिंसा का संगम होता। फाल्कनरी केवल खेल नहीं थी बल्कि प्रेम, राजनीति और गठबंधनों की भाषा भी। किसी प्रभु को बाज भेंट करना मित्रता या संधि का प्रतीक बन जाता। रानियां अपने आभूषण जड़े दस्तानों पर इन्हें सजा कर रखतीं और कवि भी अपने गीतों में बाज की वफादारी को प्रेम की लालसा से जोड़ते। ऐसे शिकार आयोजन किसी शोभा यात्रा से कम न होते। प्रभु और उनकी रानियां घोड़ों पर सवार होकर ग्रामीण इलाकों में निकलते, उनके हाथों पर बाज बैठे रहते और उनके पीछे पूरा काफिला चलता। शिकार के बाद किले में दावतें होतीं जहां सफल शिकार की कहानियां शाम की चर्चा बन जातीं। और जब बाज अपने मालिक की कलाई पर लौटता तो वह केवल शिकार ही नहीं लाता, वह प्रतिष्ठा भी साथ लाता। लेकिन किले के मनोरंजन का सबसे भव्य रूप था दावत। किसी भी मध्यकालीन किले में भोज केवल भोजन नहीं बल्कि शक्ति और व्यवस्था का प्रदर्शन था। कल्पना कीजिए, लंबी लकड़ी की मेज़ें जिन पर भुना हुआ जंगली सूअर, हिरन और कभी-कभी पूरे हंस रखे होते जिन्हें उनके पंखों समेत सजाया जाता। प्लेटों की जगह मोटी रोटियां होती जिन पर रसदार व्यंजन डाले जाते। चांदी के प्यालों में मसालेदार शराब और शहद की बनी मदिरा चमकती। ऊंचे आसन पर प्रभु और उनका परिवार बैठता और नीचे उनकी हैसियत के हिसाब से मेहमान। दावतों में सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि संगीत, गीत, नृत्य और तमाशा भी शामिल होता। कभी कभी एक पाई में से जिंदा पक्षी उड़ाकर मेहमानों को चकित किया जाता। कभी शक्कर से बने किले और मूर्तियां सजाई जाती। भोजन एक कला बन जाता और मेजबान प्रभु अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता, ये दिखाने के लिए कि जहां आम लोग भूख से जूझते हैं वहां उसके किले में हर कोना समृद्धि से भरा है। भोज के दौरान हंसी, ठिठोली, शर्तें, यहाँ तक कि राजनीतिक सौदे और विवाह की चर्चाएं भी होती। रात के अंत तक जब प्याले खाली हो जाते और हॉल में धुएं और मसालों की महक भर जाती, हर मेहमान प्रभु की महानता को याद करते हुए लौटता। लेकिन मनोरंजन यहीं नहीं रुकता था। किले के पत्थर के गलियारों में नाटक भी खेले जाते। कभी धार्मिक कथाएं जैसे आदम और हव्वा की कहानी, कभी सद्गुण और पाप का प्रतीकात्मक संघर्ष, तो कभी हंसी मजाक से भरे लोक नाटक, लालची व्यापारी, ईर्ष्यालु पति या भोले किसानों पर व्यंग्य। इन सब के बीच एक बात साफ थी, हर तमाशा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सत्ता और संस्कृति का संदेश था। किले के भीतर संगीत और नृत्य भी होते। दरबारी स्त्रियां और पुरुष पंक्तियों या गोल घेरे में तालबद्ध नृत्य करते। उनकी हर चाल अनुशासन, संतुलन और शिष्टता का प्रतीक होती। यहाँ तक कि प्रेम और आकर्षण भी इन्हीं नृत्यों में छुपकर झलकते। एक लंबी नज़र, एक कदम की निकटता, एक धीमी फुसफुसाहट। कभी कभी उत्सवों में आम लोग भी शामिल कर लिए जाते, लेकिन प्रभु की निगाह हमेशा उन पर बनी रहती। हर धुन, हर कदम और हर हंसी के पीछे सत्ता की छाया होती। और जब आखिर में रात गहराती, मशालें मंद हो जाती और हॉल खाली होने लगता, तो किला फिर से शांत खड़ा हो जाता। लेकिन उसकी दीवारें हर आवाज़, हर धुन और कहानी को संजोए रहती, जैसे पत्थर भी जानते हों कि यहाँ मनोरंजन केवल खुशी नहीं बल्कि शक्ति का सबसे सुंदर मुखौटा था। फ्रांस की धरती पर एक शहर था, क्लेरमा। वहाँ एक ऊंचे मंच पर खड़े थे पोप अर्बन द्वितीय। उनकी आवाज़ आग की तरह लपटें छोड़ रही थी। हर शब्द में उतावलापन, हर वाक्य में आदेश। उन्होंने घोषणा की, यरूशलेम पवित्र शहर अब मुसलमानों के नियंत्रण में है। ये ईसाइयों का सबसे पवित्र स्थल है और इसे वापस पाना ही ईश्वर की इच्छा है। जो इस यात्रा पर निकलेगा उसके सारे पाप क्षमा होंगे। जो इस युद्ध में मरेगा उसे स्वर्ग मिलेगा। भीड़ कांप उठी, आवाजें गूंजने लगीं, डेस वुल्ट, ईश्वर यही चाहता है। यह नारा पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गया। लेकिन ये सिर्फ योद्धाओं की पुकार नहीं थी,
ये तो किसानों, भिक्षुओं, विधवाओं, कारीगरों और यहाँ तक कि बच्चों तक पहुँच गई। हर कोई इसे सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि पवित्र तीर्थ यात्रा मानने लगा। कुछ लोगों के लिए ये अवसर था पाप धोने का, कुछ के लिए रोमांच और साहसिक जीवन जीने का, और कुछ के लिए ज़मीन, दौलत और सत्ता हथियाने का। गांव-गांव में अलाव के पास परिवार बैठकर बातें करते, पति पत्नी मिलकर निर्णय लेते कि हम अपने बच्चों को साथ लेकर यरूशलेम की ओर चलेंगे। सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि पूरी बस्तियां निकल पड़ीं। खेत खाली हो गए, औजार छोड़ दिए गए और सड़कों पर लोगों की अंतहीन कतारें चलने लगीं। पुरुष कवच पहनकर घोड़ों पर सवार, औरतें अपने कंधों पर बच्चे उठाए, बुजुर्ग लाठी के सहारे चलते हुए, छोटे बच्चे नंगे पांव, बकरियां और गधे हाँकते हुए। ये कोई साधारण सेना नहीं थी, ये तो पूरी की पूरी मानवधारा थी, भूखी, थकी हुई लेकिन विश्वास से भरी हुई। रास्तों पर आग जलाकर औरतें खाना बनाती, जख्मों पर पट्टियां बांधती, बच्चे पानी भर लाते, लकड़ियां जुटाते, बुजुर्ग धीरे धीरे डगमगाते कदमों से चलते रहते। हर कोई किसी न किसी तरह इस पवित्र सफ़र का हिस्सा था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। अनाज महंगा हो गया, व्यापारी मुनाफा कमाने लगे। कई बार परिवारों को अपनी आखिरी चीज़ें, कपड़े, औजार, यहाँ तक कि विरासत की निशानियाँ भी रोटी के बदले बेचनी पड़ी। भूख और प्यास सबके साथ ही बन गए। और फिर आया वो दृश्य, स्लो मोशन में। बूढ़ी माँ अपने बेटे का हाथ थामे लड़खड़ा रही है। एक बच्चा नंगे पांव धूल में गिर पड़ता है। औरतें अपने गोद में शिशु को दूध पिलाने की कोशिश करती है, जबकि उनके होंठ सूख चुके हैं। लेकिन इन कठिनाइयों ने उनके हौसले को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत कर दिया, क्योंकि ये केवल युद्ध नहीं था, ये था ईश्वर के नाम पर किया गया वादा, जिसे तोड़ना पाप था। इसी बीच एक और लहर उठी, पीपल्स क्रूसेड। ये कोई संगठित सेना नहीं थी, ये थे किसान, भिक्षु, भिखारी और छोटे जमींदार। उनका नेतृत्व कर रहे थे पीटर द हर्मिट और वाल्टर सेंसावॉयर। पर उनके पास हथियार नहीं, न अनुशासन, न राशन, बस था अंधा उत्साह। जैसे ही ये भीड़ आगे बढ़ी, हालात बिगड़ गए। कई लोग रास्ते में यहूदियों पर टूट पड़े, उन्हें कत्ल किया, यह सोचकर कि पवित्र युद्ध यहीं से शुरू होता है। लेकिन असलियत में उन्होंने डर और नफरत को जन्म दिया। रास्ते में बच्चे भूख से तड़पकर गिर पड़ते, औरतें खेतों में ही बच्चों को जन्म देती। कई परिवार आधे कपड़ों में बिना अनाज के आगे बढ़ते रहे। जब ये लोग कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचे तो सम्राट अलेक्सियस ने जल्दी से उन्हें एशिया माइनर भेज दिया और वहां उनका सामना हुआ तुर्कों की घातक तलवारों से। परिवार दर परिवार, बच्चे, औरतें, बूढ़े सब काट डाले गए। बहुत कम ही लोग बचे। पीटर द हर्मिट भागकर लौट आया, जबकि वाल्टर मारा गया। इस भयानक हार ने यह दिखा दिया कि क्रूसेड सिर्फ राजाओं और शूरवीरों का युद्ध नहीं था, ये तो उन अनगिनत परिवारों का भी सफर था जो विश्वास और आशा में घर बार छोड़कर निकले थे और रास्ते में बलिदान हो गए। यही वह दृश्य था जिसने आने वाले प्रिंस क्रूसेड की नींव रखी, जहां असली सेनाएं ताकतवर रईसों और राजा क्लेरमा। वहां एक ऊंचे मंच पर खड़े थे पोप अर्बन द्वितीय। उनकी आवाज आग की तरह लपटें छोड़ रही थी, हर शब्द में उतावलापन, हर वाक्य में आदेश। उन्होंने घोषणा की, यरूशलेम पवित्र शहर अब मुसलमानों के नियंत्रण में है। ये ईसाइयों का सबसे पवित्र स्थल है और इसे वापस पाना ही ईश्वर की इच्छा है। जो इस यात्रा पर निकलेगा उसके सारे पाप क्षमा होंगे, जो इस युद्ध में मरेगा उसे स्वर्ग मिलेगा। भीड़ कांप उठी, आवाजें गूंजने लगीं, डेसवुल्ट, ईश्वर यही चाहता है। यह नारा पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गया। लेकिन ये सिर्फ योद्धाओं की पुकार नहीं थी, ये तो किसानों, भिक्षुओं, विधवाओं, कारीगरों और यहाँ तक कि बच्चों तक पहुँच गई। हर कोई इसे सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि पवित्र तीर्थ यात्रा मानने लगा। कुछ लोगों के लिए यह अवसर था पाप धोने का, कुछ के लिए रोमांच और साहसिक जीवन जीने का, और कुछ के लिए ज़मीन, दौलत और सत्ता हथियाने का। गांव-गांव में अलाव के पास परिवार बैठकर बातें करते, पति पत्नी मिलकर निर्णय लेते कि हम अपने बच्चों को साथ लेकर यरूशलेम की ओर चलेंगे। सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि पूरी बस्तियां निकल पड़ीं। खेत खाली हो गए, औजार छोड़ दिए गए और सड़कों पर लोगों की अंतहीन कतारें चलने लगीं। पुरुष कवच पहनकर घोड़ों पर सवार, औरतें अपने कंधों पर बच्चे उठाए, बुजुर्ग लाठी के सहारे चलते हुए, छोटे बच्चे नंगे पांव, बकरियां और गधे हाँकते हुए। ये कोई साधारण सेना नहीं थी, ये तो पूरी की पूरी मानवधारा थी, भूखी, थकी हुई लेकिन विश्वास से भरी हुई।
रास्तों पर आग जलाकर औरतें खाना बनाती, जख्मों पर पट्टियां बांधती, बच्चे पानी भर लाते, लकड़ियां जुटाते, बुजुर्ग धीरे धीरे डगमगाते कदमों से चलते रहते। हर कोई किसी न किसी तरह इस पवित्र सफर का हिस्सा था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। अनाज महंगा हो गया, व्यापारी मुनाफा कमाने लगे। कई बार परिवारों को अपनी आखिरी चीजें, कपड़े, औजार, यहाँ तक कि विरासत की निशानियां भी रोटी के बदले बेचनी पड़ी। भूख और प्यास सबके साथ ही बन गए। और फिर आया वो दृश्य, स्लो मोशन में। बूढ़ी माँ अपने बेटे का हाथ थामे लड़खड़ा रही है। एक बच्चा नंगे पांव धूल में गिर पड़ता है। औरतें अपने गोद में शिशु को दूध पिलाने की कोशिश करती है, जबकि उनके होंठ सूख चुके हैं। लेकिन इन कठिनाइयों ने उनके हौसले को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत कर दिया। क्योंकि ये केवल युद्ध नहीं था, ये था ईश्वर के नाम पर किया गया वादा, जिसे तोड़ना पाप था। इसी बीच एक और लहर उठी, पीपल्स क्रूसेड। ये कोई संगठित सेना नहीं थी, ये थे किसान, भिक्षु, भिखारी और छोटे जमींदार। उनका नेतृत्व कर रहे थे पीटर द हर्मिट और वाल्टर सेंसावॉयर। पर उनके पास हथियार नहीं, न अनुशासन, न राशन, बस था अंधा उत्साह। जैसे ही ये भीड़ आगे बढ़ी, हालात बिगड़ गए। कई लोग रास्ते में यहूदियों पर टूट पड़े, उन्हें कत्ल किया, यह सोचकर कि पवित्र युद्ध यहीं से शुरू होता है। लेकिन असलियत में उन्होंने डर और नफरत को जन्म दिया। रास्ते में बच्चे भूख से तड़पकर गिर पड़ते, औरतें खेतों में ही बच्चों को जन्म देती। कई परिवार आधे कपड़ों में बिना अनाज के आगे बढ़ते रहे। जब ये लोग कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचे तो सम्राट अलेक्सियस ने जल्दी से उन्हें एशिया माइनर भेज दिया और वहां उनका सामना हुआ तुर्कों की घातक तलवारों से। परिवार दर परिवार, बच्चे, औरतें, बूढ़े सब काट डाले गए। बहुत कम ही लोग बचे। पीटर द हर्मिट भाग कर लौट आया, जबकि वाल्टर मारा गया। इस भयानक हार ने यह दिखा दिया कि क्रूसेड सिर्फ राजाओं और शूरवीरों का युद्ध नहीं था, ये तो उन अनगिनत परिवारों का भी सफर था जो विश्वास और आशा में घर बार छोड़कर निकले थे और रास्ते में बलिदान हो गए। यही वह दृश्य था जिसने आने वाले प्रिंस क्रूसेड की नींव रखी, जहां असली सेनाएं ताकतवर रईसों और राजाओं के नेतृत्व में यरूशलेम की ओर कूच करेंगी। यह थी एक लंबी यात्रा जिसका मकसद था उन्हें परिवार और राज्य का सच्चा वारिस बनाना। उन्हें सिखाया जाता था पिएटिस, भक्ति और कर्तव्य, गंभीरता, अनुशासन और आत्मनियंत्रण। उनके कानों में बार बार गूंजता था पूर्वजों के वीरता भरे किस्से, ताकि वे याद रखें कि उनका हर कदम परिवार के सम्मान से जुड़ा है। और अगर कभी अपमान हुआ तो वह असफलता से भी बदतर माना जाता था। 7 साल की उम्र के आसपास शिक्षा की शुरुआत होती। अमीर परिवारों के बच्चे लूडस भेजे जाते, जहां लिटरेचर उन्हें पढ़ना लिखना और गणित सिखाता। मोम की तख्तियाँ, नुकीली स्टाइलस और होमर वर्जिल जैसे कवियों की रचनाएं, यही उनका संसार बन जाता। आगे चलकर ग्रामेटिक्स के पास साहित्य, इतिहास और वक्तृत्व कला की पढ़ाई होती। और सबसे ऊंचा पड़ाव होता रेटोरिक की शिक्षा, जहां बच्चे सीखते थे सभा में बोलना, लोगों को प्रभावित करना, बहस करना। क्योंकि रोम में राजनीति और न्यायालय की असली तलवार शब्दों की ताकत ही थी। लड़कियों के लिए तस्वीर अलग थी। अमूमन उन्हें घर के कामकाज, बुनाई और परिवार संभालने की कला सिखाई जाती। हाँ, कुलीन परिवारों की बेटियां कभी कभी दर्शन, साहित्य या संगीत भी सीख पाती। धनी घरों में तो यूनानी गुलाम शिक्षक रखे जाते और धीरे धीरे यूनानी संस्कृति चुपचाप रोमन घरों में घुल जाती। अनुशासन सख्त था। गलती पर छड़ी, डांट या सार्वजनिक अपमान सब सामान्य था, क्योंकि रोमन मानते थे दर्द वो सिखाता है जो शब्द नहीं सिखा सकते। लेकिन शिक्षा सिर्फ किताबों और कक्षाओं में सीमित नहीं थी। लड़के अपने पिता को देखते फोरम में बहस करते हुए, युद्ध में तलवार उठाते हुए या मंदिर में बलिदान चढ़ाते हुए। इस तरह पढ़ाई और जिंदगी एक दूसरे में घुलकर उन्हें असली रोमन बनाती। रोमन परिवार का केंद्र था धर्म और आस्था। हर घर सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं था, वो एक छोटा मंदिर भी था। घर की चौखट पर छोटे छोटे देवताओं की मूर्तियां रखी जाती, लारेस और पेनाटेस यानी घर और रसोई के रक्षक। सुबह होते ही पूरा परिवार रोटी, शराब और अगरबत्ती चढ़ाता, ताकि सुख समृद्धि और सुरक्षा बनी रहे। पिता सिर्फ घर के मालिक नहीं थे, वे घर के पुजारी भी थे। उनका अधिकार केवल कानून से नहीं, बल्कि देवताओं से भी पवित्र माना जाता था। और पूर्वजों की पूजा, यह तो रोमन जीवन की आत्मा थी। वे मानते थे कि मृतक आत्माएं उनके साथ ही रहती हैं। हर साल पैरेंटालिया जैसे त्योहारों पर
कब्रों को सजाया जाता, भोजन और शराब चढ़ाई जाती ताकि पूर्वज शांत रहे और परिवार की रक्षा करते रहें। घर की दीवारों पर लगी मोम की मुखौटे जैसी तस्वीरें बच्चों को लगातार याद दिलाती कि वे अकेले नहीं हैं, उनकी रगों में अपने पूर्वजों की इज्जत और जिम्मेदारी बह रही है। खाने पीने की रस्में भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। सुबह हल्का फुल्का नाश्ता, दोपहर में थोड़ा बहुत, लेकिन असली भोजन शाम का होता था, सीना। अमीर घरों में ये एक लंबा उत्सव जैसा होता, कई पकवान, शराब, संगीत और दर्शन की बातें। सब लोग 3-3 की पंक्ति में आराम से लेटकर खाते। गरीब घरों में सादा खाना होता, रोटी, खिचड़ी, फल या पनीर, लेकिन वहाँ भी खाने का मकसद वही था, परिवार को एक जगह बैठाना, बातें करना और अपनापन महसूस कराना। मेज पर भी अनुशासन झलकता। पिता प्रमुख स्थान पर बैठते, बातचीत का रुख तय करते, मेहमान आने पर घर की प्रतिष्ठा और बढ़ जाती, और बच्चे सीखते कैसे मेहमान नवाजी करनी है, कैसे बड़ों का सम्मान करना है। लेकिन रोमन परिवार कभी सिर्फ माँ बाप और बच्चे तक सीमित नहीं था। हर घर में गुलाम होते, कभी कुछ तो कभी सैकड़ों। वे खाना पकाते, सफाई करते, बच्चों को पढ़ाते, खेत जोतते, और यही घर की असली रीढ़ थे। गुलामी रंग नस्ल पर नहीं, बल्कि युद्ध और कर्ज पर आधारित थी। जंग में पकड़े गए लोग या गुलाम माँ से जन्मे बच्चे सब इसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाते। कई गुलाम इतने काबिल और वफादार होते कि मालिक उन्हें आज़ाद कर देता। फिर वे फ्रीडमैन कहलाते, संपत्ति रखते और परिवार भी बसाते, लेकिन अक्सर वे अपने पुराने मालिक से जुड़ाव बनाए रखते। बच्चे इन्हीं गुलामों की गोद में पलते, उन्हीं से पढ़ते, और भावनात्मक रिश्ता भी बन जाता। लेकिन इस अपनत्व के पीछे हमेशा एक कठोर सच छुपा रहता कि रोमन समाज पूरी तरह अनुशासन और अधीनता की परतों पर खड़ा था। अंत में जब जीवन समाप्त होता, तब भी रोमन परिवार सिर्फ शोक नहीं मनाता था। मृत्यु परिवार की स्मृति और सम्मान को आगे ले जाने का अवसर बन जाती। शव को घर के आंगन में रखा जाता, रोने बिलखने के लिए पेशेवर औरतें बुलाई जाती। बच्चे देखते कि मृत्यु भी जीवन का हिस्सा है। अंतिम यात्रा एक भव्य जुलूस जैसी होती। पूर्वजों के मुखौटे पहने कलाकार चलते, परिवार की शान और वंश की गूंज पूरे शहर में फैलती। वसीयतें पढ़ी जाती, कौन विरासत पाएगा, किसे आज़ादी मिलेगी, किसे सम्मान दिया जाएगा। यह सिर्फ संपत्ति का बंटवारा नहीं था, बल्कि रिश्तों, निष्ठा और राजनीति का ऐलान भी था। और फिर पूर्वजों की पूजा हर साल दोहराई जाती ताकि नाम और स्मृति कभी मिटे नहीं। इस तरह रोम का परिवार जन्म से मृत्यु तक एक चक्र था। बच्चा जन्म लेते ही पिता की छत्र छाया में आता, जीवन भर अनुशासन और कर्तव्य निभाता, और मरकर भी पूर्वजों की स्मृति का हिस्सा बन जाता। रोम में व्यक्ति नहीं, परिवार ही शाश्वत था।